खबर सामने आ रही है। दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। रिचमोंड और अभिनव स्कूल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। रोहड़ी सेक्टर 3 स्कूल को भी धमकी मिली है। पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंच गई है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पश्चिम विहार इलाके के रिचमोंड स्कूल में अभिनव पब्लिक स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 के एक स्कूल को बम के भरे संदेश मिले हैं। धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त ही बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को खाली करवा लिया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी है। लगातार जांच की जा रही है। अब तक किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं और लगातार इस मामले में पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। लगातार इस तरह के मेल आ रहे हैं स्कूलों पे। लगातार हम आपको बता रहे हैं, कई महीनों से दिल्ली के कई स्कूलों को इस तरह की फर्जी धमकियां मिल चुकी हैं, जिससे अभिभावक में डर और चिंता का माहौल लगातार बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने स्पेन दौरे के बार्सिलोना स्थित सबमर टेक्नोलॉजी के संयंत्र पहुंचे हैं। उन्होंने वहां कंपनी की आधुनिक तकनीकों का अवलोकन किया है और खास तौर पर मॉड्यूलर और स्केलेबल कूलिंग सिस्टम की जानकारी ली है। ये तकनीकी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन एमएल, एनिमेशन, वेरिफिकेशन और गेमिंग और कॉमिक्स एवरेज इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा सरकारी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी ये तकनीक काफी उपयोगी मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कंपनी के अधिकारियों से तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की और मध्य प्रदेश में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग की भी संभावनाएं तलाशने की बात कही है। इस दौरे को राज्य सरकार के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रोड शो का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे उद्योगों की मदद से प्रदेश को नई तकनीकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा है, ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है और आज अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था। बघेल के इस ट्वीट से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब भी सरकार से सवाल पूछने का वक्त आता है तो ईडी और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है। तमनार इलाके में पेड़ों की कटाई को लेकर पहले से ही विरोध हो रहा है। बघेल ने इसे अडानी ग्रुप से जोड़ते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे बदले की कार्यवाही बताया है और कहा है कि इस आवाज उठाने वालों को दबाने की कोशिश हो रही है। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन इस मुद्दे पर बड़ा सियासी टकराव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ सुरवार जीवन की कामना करता है। अश्विनी वैष्णव केंद्र सरकार में रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय संभाल रहे हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं और तकनीकी विकास को गति दी है। उनके जन्मदिन पर भाजपा नेताओं,
कार्यकर्ताओं और देश भर के समर्थकों ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लोग उनके काम और व्यक्तित्व की सराहना कर रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने सभी शुभचिंतकों का आभार जताया है और देश के विकास में निरंतर योगदान देने की बात दोहराई गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की ये एक मजबूत पुष्टि है। अमेरिका ने लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेश आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। जयशंकर ने अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी विदेश विभाग का धन्यवाद करते हुए लिखा है कि ये कदम आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत की आतंकवाद के प्रति नीति बिल्कुल स्पष्ट है, शून्य सहिष्णुता। उन्होंने इस कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक कदम बताया है। ये फैसला भारत की लंबे समय से चली आ रही मांगों को मजबूती देता है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को नई दिशा भी देता है। मुंबई मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सोमवार को भाजपा विधायक गोपीचंद पटलकर और एनपीसी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विधान भवन परिसर में आज हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और रिपोर्ट मांगी गई है। नरवोसर ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में पूरे विधानसभा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोनों दलों के समर्थकों के बीच हुई झड़प के दौरान नारेबाजी और धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। घटना के बाद विधानसभा परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने पालिका बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास का मकसद था कि किसी भी संभावित आतंकी हमले की स्थिति में सुरक्षा बलों की तैयारी और प्रतिक्रिया समय पर पुख्ता रहे। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे इलाके को घेर लिया गया और एनएसजी कमांडो ने फुल गियर में आतंकवाद रोधी कार्रवाई का प्रदर्शन किया। लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया गया था ताकि किसी को घबराहट ना हो। इस दौरान दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी में कोई सुरक्षा चूक ना हो। प्रशासन ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के अभ्यास किए जाएंगे ताकि हर स्थिति के लिए तैयार रहें लोग। और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। भूकंप तड़के 4:22 पर आया है। जान माल के नुकसान की खबर अभी कोई सामने नहीं आ रही है। लगातार
हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जान माल के नुकसान की कोई अभी खबर नहीं आई है। प्रशासन सतर्क स्थिति पर रखा जा रहा है और उसमें लगातार नजर रख रहा है। तिब्बत में आज तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप सुबह 4:22 पर आया है, जिसकी तीव्रता स्केल पर 3.4 मापी गई है। हालांकि झटके बहुत तेज नहीं थे, लेकिन कुछ इलाके में लोगों को महसूस हुए हैं और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर भी निकल गए हैं। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन लगातार इसमें गहराई पर काम कर रहा है और इसीलिए असर भी दिख रहा है। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर हैं और प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी कर रही हैं। लगातार इसमें विशेषज्ञों का भी कहना है कि हल्का भूकंप था, लेकिन भूकंप संभावित क्षेत्र होने के कारण सतर्कता जरूरी है। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। प्रशासन सतर्क स्थिति पर है और लगातार नजर भी रखे हुए है। तिब्बत में भूकंप के झटके देखे गए, इसकी तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। सुबह तड़के 4:22 में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। प्रशासन सतर्क मोड पर है और स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 60वां जत्थ शनिवार सुबह जम्मू से रवाना हुआ है। इस जत्थ में कुल 7,908 तीर्थयात्री शामिल है, जिन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया गया है। गुरुवार को भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। अब मौसम में सुधार होने के बाद यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यात्रियों को ट्रैक पर आगे बढ़ने से पहले मौसम की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा मार्गों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति के लिए राहत टीमें तैनात है। श्रद्धालु भी सावधानी बरतें और यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो केवल अधिकृत रूट और कैंपों के जरिए ही यात्रा करें। केरल के कोल्लम जिले के स्कूल परिसर में करंट लगने से एक छात्र की मौत के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में सचिवालय की ओर विरोध मार्च निकाला है। छात्र की मौत से गुस्साए एबीवीपी सदस्य ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि स्कूल में बुनियादी सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। विरोध मार्च के दौरान बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस भी तैनात कर दी गई है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्का धक्का मुक्की भी देखने को मिली है, लेकिन स्थिति को जल्द काबू में कर लिया गया है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। राजस्थान के अजमेर जिले में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। कई जगह गाड़ियां मापी गई हैं और फंस गई हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूल के कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि कई जगह तो सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल हो गया है। फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीमें जल निकासी में जुटी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जब तक कोई जरूरी काम ना हो, अपने घरों से बाहर ना निकले। राहत कार्य जारी है और हालात पर नजर भी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी कर दिया है।
कहते हैं ना कि जब दो लोग लड़ते हैं तो जो तीसरा होता है वो फायदा उठा लेता है, और रूस और यूक्रेन में युद्ध कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जंग तो 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लगातार जंग जारी है, लेकिन शांति अब भी दूर की बात तक नहीं की जा रही है। एक तरफ रूस अकेला जूझ रहा है और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और दबावों को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच दूसरी ओर यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप का परोक्ष समर्थन लगातार मिल रहा है, हथियारों से लेकर खुफिया जानकारी तक। लेकिन असल में अगर कोई इस पूरे युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है तो वो अमेरिका है। यूक्रेन के नाम पर हथियार और कंपनियों को अरबों डॉलर के सौदे मिले हैं। अमेरिका की रक्षा इंडस्ट्री को नया बाजार मिला है। वहीं रूस पर दबाव बनाकर वैश्विक जो टैरिफ है, जो उसकी ऊर्जा है, वो व्यापार में अमेरिका से खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। इससे अमेरिका ने और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो इस युद्ध को 24 घंटे में रुकवा देंगे, लेकिन नतीजा आप सबके सामने है। युद्ध अभी भी जारी है और उससे जुड़ी राजनीति और भी ज्यादा गहरी होती नजर आ रही है। भारत सहित कई देश इस युद्ध की वैश्विक कीमत चुका रहे हैं, महंगाई, तेल दाम और व्यापारिक अस्थिरता के रूप में। तो क्या अमेरिका वास्तव में शांति चाहता है या फिर ये लड़ाई उसके लिए एक रणनीतिक लाभ का जरिया बन चुकी है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर 50 दिनों में पुतिन ने कोई शांति समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा देगा। यह धमकी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक में दी। इसके बाद दुनिया भर में चर्चाएं शुरू हो गईं कि क्या अब रूस यूक्रेन जंग थमेगी या टैरिफ बम से हालात और बिगड़ेंगे। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। खाने पीने की चीजों से लेकर तेल गैस के दाम तक बढ़ गए हैं। दुनिया के कई देश चाहते हैं कि यह जंग जल्द खत्म हो, लेकिन अब तक रूस और यूक्रेन के बीच कोई ठोस शांति समझौता नहीं हो सका है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ बैठक में कहा कि वो रूस से बिल्कुल खुश नहीं हैं, बल्कि ट्रंप ने कहा अगर पुतिन ने 50 दिनों में यूक्रेन के साथ कोई समझौता नहीं किया तो अमेरिका रूस पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप की इस धमकी को टैरिफ बम कहा जा रहा है। तो टैरिफ बम आखिर होता क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है आयात शुल्क, यानी किसी देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाना। अगर अमेरिका रूस से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगा देगा तो रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका रूस से कुछ खास चीजें खरीदता है, जैसे तेल, गैस और खनिज पदार्थ। टैरिफ लगने से रूस को अमेरिका में सामान बेचना महंगा पड़ेगा और उसे बड़ा घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रंप की धमकी से रूस पर इसका क्या असर होगा? अगर अमेरिका रूस पर सख्त टैरिफ लगाता है तो रूस को दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा। यूरोप पहले ही रूस के तेल पर और गैस पर निर्भरता कम कर चुका है। ऐसे में रूस पर दबाव बढ़ेगा कि वो यूक्रेन के साथ कोई समझौता करे। हालांकि पुतिन पहले भी कई दबाव झेल चुके हैं और जंग रोकने को राजी नहीं है। यूक्रेन आखिर क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है कि रूस उसकी जमीन से सेना पूरी तरह हटाए और जो इलाके रूस ने कब्जा किए हैं वो वापस लौटाए जाएं। लेकिन रूस इसके लिए कतई तैयार नहीं है। पुतिन मानते हैं कि रूस ने जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया है वो रूस के विचारों से मेल खाते हैं और वो सभी रूस के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो इलाके अब रूस के हैं। यही वजह है कि जंग रुक नहीं पा रही है। तो आखिर इसके पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? चलिए आपको वो भी समझाते हैं। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि जंग खत्म हो, इससे अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया भर में महंगाई कम होगी, तेल के दाम नीचे आएंगे और वैश्विक सप्लाई चेन सामान्य हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने फायदे के लिए यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और आर्थिक लाभ कमा रहा है। क्या सच में जंग रुकेगी? अब अगर बात करें कि क्या जंग सच में रुकेगी तो फिलहाल इसे लेकर कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। पुतिन पहले भी अमेरिका के धमकियों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन अगर रूस पर आर्थिक संकट बढ़ा तो उसे शांति के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत को इस टैरिफ से पड़ने वाले प्रभाव की अगर बात करें तो आपको बता दें कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है। अगर रूस पर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो रूस भारत को और सस्ता तेल दे सकता है, लेकिन जंग लंबी चली तो वैश्विक बाजार में तेल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। तो अब क्या होगा?
ट्रंप की धमकी से रूस के रुख में बदलाव आता है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। अगले 50 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन कोई समझौता कर लेते हैं तो दुनिया को राहत मिलेगी, नहीं तो टैरिफ बम से रूस को आर्थिक चोट जरूर पहुंचेगी। इसलिए अब दुनिया को अमेरिका के टैरिफ और पुतिन के फैसले। तो ये थी देश दुनिया की आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।